हेलो एवरीवन। आज हम लोग रीड करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलिए शुरू करते हैं। एज यू नो द फंक्शन ऑफ ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए। Coordination is the process through which two or more organs interact and complement the function of one another. For example, when we do exercise, हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तब क्या होता है, एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इंक्रीज फॉर मेंटेनिंग द इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो इंक्रीज्ड। Increased supply of oxygen necessitate an increase in rate of respiration. ऑक्सीजन ज़्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पायरेशन करना पड़ेगा। हार्ट बीट भी ज़्यादा हो जाएगा एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो भी ज़्यादा हो जाएगा। ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो का रेट जो हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप, द एक्टिविटी ऑफ नर्व्स, लंग्स, हार्ट्स एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। जब हम लोग एक्सरसाइज को रोक देते हैं फिर सारे ऑर्गन जो होते हैं अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। 10 द फंक्शन ऑफ मसल, लंग, हार्ट, ब्लड वेसल, किडनी एंड अदर ऑर्गन आर कोऑर्डिनेटेड while परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइज। इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड endocrine system jointly coordinate the and integrate all the activity of organs so that they function in synchronized fashion। यहाँ तक अभी तक हम लोग ये देखे हैं कि जितने भी ऑर्गन होते हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। जैसे अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज में हम लोग को एनर्जी ज़्यादा चाहिए। एनर्जी ज़्यादा के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिस्पायरेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। रिस्पायरेशन ज़्यादा करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन इन सबको पूरा करने के लिए हम लोग को हार्ट बीट भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये हार्ट जो है ब्लड को ज़्यादा पंप करे, ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई हो टिश्यू तक। अब जैसे ही हम लोग एक्सरसाइज रोकेंगे फिर क्या होगा, सारे ऑर्गन जितने हैं ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। अब क्या है इस यहाँ पे, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। जो न्यूरल सिस्टम होता है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करता है और क्विक कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन। जो अब यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम है एक केमिकल इंटीग्रेशन कराता है थ्रू हार्मोन के थ्रू, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट न्यूरल सिस्टम। अब यहाँ पे हम लोग को न्यूरल सिस्टम पढ़ना है इस चैप्टर में। अब ह्यूमन मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन, या न्यूरल कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म क्या है, लाइक ट्रांसमिशन कैसे होता है नर्व्स का, और इम्पल्स कंडक्शन अक्रॉस द साइनेप्स कैसे होता है। अब हम लोग को देखना है न्यूरल सिस्टम के बारे में। क्या है न्यूरल सिस्टम? द न्यूरल सिस्टम ऑफ एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। क्या कहा जाता है उसको? न्यूरॉन्स कहते हैं। जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई को। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट। जो लोअर इनवर्टिब्रेट होते हैं उनमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या देखना है हम लोग को, हाइड्रा में इज कंपोज ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन से इन लोग का न्यूरॉन सिस्टम बन जाता है। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट में ये बेटर ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विथ नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। द वर्टिब्रेट हैव ए मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। वर्टिब्रेट में मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। अब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में क्या क्या आता है, ये डिवाइडेड होता है टू पार्ट में। कौन कौन सा?
सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे CNS कहते हैं, और दूसरा क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या फिर PNS। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एंड द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करता है और कंट्रोल करता है पूरे बॉडी को, ठीक है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है कंप्राइजेज ऑल द नर्व्स ऑफ बॉडी एसोसिएटेड विथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है, एसोसिएटेड होता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सा आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। द नर्व्स फाइबर ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर टू टाइप, कौन कौन से हैं टू टाइप में, एक होता है एफरेंट फाइबर और दूसरा है इफरेंट फाइबर। अब अफरेंट फाइबर और इफरेंट फाइबर के बारे में नीचे दिया हुआ है। एफरेंट फाइबर क्या होता है, अफरेंट नर्व फाइबर क्या करते हैं, ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है, इम्पल्स फ्रॉम जितने भी बॉडी के ऑर्गन हैं वहाँ से जितने भी सिग्नल होते हैं उसको लेकर के ये ब्रेन तक पहुँचाता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाने का काम करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम टिश्यू और ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इफरेंट फाइबर। अब यहाँ पे इफरेंट के बारे में बताया है। इफरेंट फाइबर क्या करेगा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पूरे बॉडी के ऑर्गन तक लेकर जाता है सिग्नल्स। इफरेंट फाइबर ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू या फिर ऑर्गन तक। अब यहाँ पे फिर दिया हुआ है क्या चीज़, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये भी दो डिवाइडेड होता है, टू डिवीजन इसका भी होता है, ठीक है। कौन कौन सा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये किसी भी चीज़ को इंक्रीज कराएगा, जैसे कि यहाँ पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम रिले इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल। यहाँ पे देखने वाली बात होती है, अब देखना है क्या यहाँ पे PNS जो होता है, जो PNS होता है डिवाइडेड इन टू डिवीजन कॉल्ड, पहला क्या सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये भी डिवाइड होता है दो में, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक होता है ये क्या करता है, हम लोग के जो स्केलेटल मसल है वहाँ तक ले जाने का काम करेगा सिग्नल। सोमैटिक नर्वस सिस्टम रिले इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल, जो भी स्केलेटल मसल है वहाँ पर ले जाने का काम करेगा कौन सा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन, यहाँ पे इनवॉलेंट्री ऑर्गन के पास तक लेकर जाता है, ठीक। एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी के पास, ठीक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो होता है क्या करता है, बॉडी के जो भी फंक्शन होते हैं वो बढ़ाने का काम करता है, सिंपैथेटिक बढ़ाना लगता है, जैसे हार्ट रेट है तो सिंपैथेटिक अगर काम करेगा तो हार्ट रेट बढ़ा देगा, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, हार्ट रेट को घटाने लगेगा, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अब यहाँ पे फिर एक और दिया है विसरल नर्वस सिस्टम। अब विसरल नर्वस सिस्टम के बारे में क्या दिया है, ये भी क्या है, पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही है, ठीक है। एक कंप्राइजेज क्या क्या कर लेता है, इसमें क्या क्या रहता है, इसमें होल कम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सेस बाय विच इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू विसरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे देखना है विसरल नर्वस सिस्टम के पास लेकर आएगा और विसरल नर्वस सिस्टम से सिग्नल क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा भी, ये विसरल नर्वस सिस्टम का काम होता है। अब हम लोग देखेंगे न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है, वो होता है न्यूरॉन। अगर पूछा जाए कि न्यूरल सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है तो वो हो जाएगा न्यूरॉन, ठीक। आगे देखते हैं, ए न्यूरॉन इज माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत छोटा होता है, कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट। इसमें 3 मेजर पार्ट कौन कौन से होंगे, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन, 3 मेन इसमें है पार्ट, ठीक। सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म, जो सेल बॉडी है उसमें साइटोप्लाज्म होगा, ठीक।
विथ टिपिकल सेल ऑर्गेनेल, इसमें कुछ सेल ऑर्गेनेल भी पाए जाएंगे, एंड सर्टेन ग्रेन्युलर बॉडी, इसमें ग्रेन्युलर बॉडी होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, निसिल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और शार्ट फाइबर विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी आल्सो कंटेन निसिल्स ग्रेन्यूल। जो यहाँ पे डेंड्राइट के बारे में बताया है कि जो डेंड्राइट होता है उसके अंदर भी निसिल्स ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, और यहाँ पे उसके बारे में दिया भी है कि निसिल ग्रेन्यूल एंड आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, ठीक है। दिस फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी। जो डेंड्राइट्स काम होता है, क्या करता है, ये सिग्नल को सेल बॉडी के तरफ लेकर आता है, ठीक है, सेल बॉडी की तरफ लेकर आएगा। द नेक्स्ट क्या है, द एक्सॉन इज ए लॉन्ग फाइबर, द एक्सॉन इज ए लॉन्ग फाइबर, द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच्ड, ईच ब्रांच ट्रांसमिट एज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टिक नोब। अब यहाँ पे साइनेप्टिक नोब के बारे में बताया। एक्सॉन जो होता है ये लंबा होगा, सबसे जो डेंड्राइट्स की तरह ही रहता है लेकिन बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और जो एक्सॉन का टर्मिनल होता है वहाँ पे साइनेप्टिक नोब पाए जाते हैं, ठीक, जिसमें क्या पाया जाता है, जिसके अंदर पाया जाता है साइनेप्टिक वेसाइकल्स, साइनेप्टिक वेसाइकल होगा, और उस साइनेप्टिक वेसाइकल्स में केमिकल भरा होता है, कंटेन केमिकल, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है अभी आगे दिखाया है, लेकिन इसमें बता देते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है कि सिग्नल को दो न्यूरॉन के बीच में पहुंचाने का काम करता है, जहाँ पे ज्वाइंट होता है। द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू साइनेप्स और टू ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर साइनेप्स के पास पहुंचाएगा। साइनेप्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन के नंबर के और डेंड्राइट के नंबर के हिसाब से क्या 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 कहा गया है, द न्यूरॉन आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। एक्सॉन और डेंड्राइट के नंबर के बेसिस पे 3 टाइप का होता है न्यूरॉन्स। कौन कौन सा, मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या होगा, एक एक्सॉन होगा और ढेर सारे 2 या 2 से अधिक डेंड्राइट्स होंगे। किसमें पाया जाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब बाइपोलर न्यूरॉन में क्या होगा, एक एक्सॉन होगा और एक डेंड्राइट होगा। एक कहाँ पाया जाता है, रेटिना ऑफ आई में पाया जाता है। अब नेक्स्ट उसके बाद से क्या है, यूनिपोलर। इसमें क्या होगा, सेल बॉडी विथ 1 एक्सॉन ओनली, इसमें डेंड्राइट नहीं पाए जाते हैं, केवल एक एक्सॉन ही पाया जाएगा, ये यूनिपोलर होगा। एक किसमें पाया जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सॉन, 2 टाइप का एक्सॉन होगा। कौन कौन सा, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर इन्वेलप्ड विथ स्वान सेल। यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो माइलिनेटेड वाला होता है उस पे स्वान सेल से इन्वेलप होगा, विच फॉर्म माइलिन शीथ। जो स्वान सेल होगा वही माइलिन शीथ बनाता है अराउंड एक्सॉन के चारों तरफ स्वान सेल क्या करता है, माइलिन शीथ बनाता है। द गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड साइनेप्टिक नोब। जो माइलिन शीथ होता है उसके बीच में कहीं कहीं गैप पाया जाता है, जिसे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, ठीक। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। जो स्पाइनल नर्व हो गया और जो क्रेनियल नर्व हो गया, इसमें माइलिनेटेड नर्व पाया जाएगा। जबकि अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होते हैं, अनमाइलिनेटेड फाइबर जो होंगे वो इनक्लोज्ड बाय ए स्वान सेल, इसमें स्वान सेल होगा लेकिन ये क्या करेगा, माइलिन शीथ नहीं बनाएगा, बट डज नॉट फॉर्म माइलिन शीथ around the axon and is commonly found in the autonomous and somatic nervous system। ये माइलिनेटेड कहाँ कहाँ पाया गया, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, जो 2 पार्ट ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में। जबकि अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ पाया जाएगा, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाला पार्ट होता है, जैसे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में।
नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या लिखा है। न्यूरॉन और एक्साइटेबल सेल्स होता है बिकॉज क्योंकि देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज्ड स्टेट, उसके मेम्ब्रेन जो होते हैं पोलराइज्ड स्टेट में होते हैं। पोलराइज्ड स्टेट का मतलब होता है उस पर चार्ज अपोजिट दो चार्ज होते हैं, एक प्लस और निगेटिव चार्ज, इसकी वजह से पोलराइज्ड स्टेट में होता है। इसमें पूछा है डू यू नो वाई द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन इज पोलराइज्ड। अभी हम लोग बताएंगे, हाँ हम लोग बिल्कुल जानते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल प्रेजेंट होता है ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन, ठीक। दिस आयन चैनल आर सेलेक्टिवली परमिएबल, जो आयन चैनल होता है सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब एक सिलेक्ट कर लेता है कि मुझे किस चीज़ को भेजना है, टू डिफरेंट आयन, ठीक। व्हेन न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, जब तक न्यूरॉन कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि वो रेस्टिंग स्टेज में है, तब क्या होता है, एक्सॉन मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम। जब रेस्टिंग कंडीशन में होगा तब क्या होता है कि पोटेशियम आयन के लिए तो परमिएबल होता है, लेकिन सोडियम के लिए वो नियरली इम्परमिएबल होता है। सिमिलरली क्या कहा है, द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म, और निगेटिव प्रोटीन भी पाया जाता है जो न्यूरॉन के अंदर पाया जाता है, वो निगेटिव प्रोटीन के लिए भी क्या होता है, इम्परमिएबल होता है रेस्टिंग स्टेज में, ठीक है। अब क्या बताया है, कंसिक्वेंटली क्या होता है, एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ K+, न्यूरॉन के अंदर K+ की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड निगेटिव चार्ज प्रोटीन भी ज़्यादा होता है। एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम का कंसंट्रेशन जो होता है उसके एक्सोप्लाज्म में कम होता है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत क्या होने वाला है, द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन, जो फ्लूइड है आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, अंदर पोटेशियम ज़्यादा था लेकिन बाहर क्या होगा, लो, यहाँ पे आउटसाइड क्या होगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम अंदर क्या था, कम था, तो बाहर क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन, ठीक। एंड दस फॉर्म कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसकी वजह से एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना। दीज आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, ये जितने भी हैं मेंटेन किस तरह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता रहता है बाय सोडियम पोटेशियम पंप, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप चलता रहता है, जिसकी वजह से एक ग्रेडियंट मेंटेन रहता है। विच ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउटसाइड, अब ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है क्या करता है, 3 सोडियम को अंदर से बाहर भेजता है, सोडियम अंदर वैसे ही कम था और 3 सोडियम और बाहर भेज रहा है, और क्या करता है, 2 सोडियम इनसाइड, 2 पोटेशियम इनटू द सेल, 2 पोटेशियम इनटू द सेल, बाहर पोटेशियम कम ही था और 2 पोटेशियम अंदर भेज रहा है, तो ओवरऑल क्या होता है कि बाहर जो होता है चार्ज जो होता है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा जाने लगता है। एक अगर हम लोग रिलेटिवली देखें तो बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने लगता है और अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज कम होने लगता है, इसलिए हम लोग अंदर को क्या कहेंगे, निगेटिव चार्ज मानने लगते हैं, और बाहर के चार्ज को हम लोग पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, क्योंकि बाहर कंपैरेटिवली ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर कम होता है, इसलिए निगेटिव चार्ज माना जाता है। एज ए रिजल्ट आउटर सरफेस ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन possess पॉजिटिव चार्ज while इनर सरफेस क्या होता है, बिकम निगेटिवली चार्ज एंड देयरफॉर ए पोलराइज्ड, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बन गया तो फिर ये पोलराइज्ड स्टेट कहलाया जाएगा। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग स्टेट में जो इन दोनों प्लस माइनस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ इम्पल्स एंड इट्स कंडक्शन along द
एक्सॉन, हाँ हाँ बिल्कुल हम लोग क्यूरियस हैं जानने के लिए। व्हेन ए स्टिमुलस इज अप्लाइड एट ए साइट, जैसे ही हम लोग किसी भी एक साइट पे स्टिमुलाई आता है तब क्या होता है। वन ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन एट द ए, यहाँ पे हम लोग डायग्राम में ये दिखाया गया है, यहाँ पे ए वाला जो साइट है यहाँ पे स्टिमुलाई अगर आ रहा है, यहाँ पे स्टिमुलाई आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो सोडियम आयन होता है ये बहुत तेज़ी से अंदर जाने लगता है। जो सोडियम आयन होता है ये बहुत तेज़ी से अंदर जाने लगता है, बहुत तेज़ी से अंदर जाने लगता है। अब क्या होगा, जैसे सोडियम अंदर जाने लगेगा तो यहाँ अंदर जो होगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। बाहर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, डीपोलर मतलब पोलैरिटी इसका चेंज हो जाता है। आगे यहाँ पे देखें हम क्या लिखा है, साइट ए बिकम फ्रीली परमिएबल टू सोडियम, के लिए फ्रीली परमिएबल हो गया। दिस लीड्स ए रैपिड इन्फ्लक्स, इन्फ्लक्स मतलब अंदर आने लगता है सोडियम आयन, फॉलोड बाय रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, यहाँ पे पोलैरिटी भी रिवर्स हो जाता है, यानी कि बाहर पॉजिटिव था तो बाहर निगेटिव हो जाएगा। एट द साइट दैट इज द आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन बिकम निगेटिव चार्ज एंड इनर साइड बिकम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये तो जान गए हम लोग। द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट अ साइट ए दस रिवर्स हैंस डीपोलराइज्ड, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट ए साइट ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। अब जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ है इसको हम लोग कहेंगे एक्शन पोटेंशियल, विच इज इन फैक्ट टर्म एज नर्व इम्पल्स। अब इसको हम लोग कहेंगे नर्व इम्पल्स, इसके कहा जा सकता है। ठीक है, एट साइट इमीडिएटली अहेड एक्सॉन। अब यहाँ पे बी साइड के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पे बी साइड कहाँ पे है, ये जो है बी साइड। अब यहाँ पे बी साइड देखो, यहाँ पे बी साइड पे ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन क्या होगा यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव वाला चार्ज यहाँ पे होगा क्या, जो ये पॉजिटिव वाला चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा और जो अंदर वाला पॉजिटिव चार्ज है ये इधर आएगा, इधर निगेटिव चार्ज जो था ये इधर आने लगेगा, मतलब अपना स्थान चेंज करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसके थ्रू क्या होता है, कंडक्शन होता है इम्पल्स का। ठीक, आगे देखें क्या है, बी साइड पे क्या बता रहा है, दैट इज साइड बी मेम्ब्रेन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उधर बाहर पॉजिटिव चार्ज था ऑन आउटर साइड सरफेस एंड निगेटिव चार्ज इनर सरफेस था। एज ए रिजल्ट करेंट फ्लो ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम, इनर सरफेस पे कहाँ से कहाँ, फ्रॉम साइट ए टू साइट बी। अब इनर सरफेस पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो इनर सरफेस देखें हम लोग, यहाँ था ए था साइट ए और ये साइट बी है। अब हम लोग जानेंगे कि जो ए निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज ए साइड की तरफ आ रहा है तो चार्ज किधर जाएगा, मतलब करंट किधर फ्लो होगा, इधर ए से बी। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहता है ना, ठीक वही कंडीशन यहाँ पे चलता है। ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लो फ्रॉम साइट बी टू ए, देख लिए हम लोग, टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ द करंट फ्लो, हैंस द पोलैरिटी एट द साइट इज रिवर्स। ठीक है, अब यहाँ भी पोलैरिटी रिवर्स होगा एंड एन एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट साइट बी। अब साइट बी पे फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ठीक है, दस इम्पल्स यानी कि एक्शन पोटेंशियल जो होगा जनरेटेड एट साइट ए अराइव एट बी पे चला जाता है। द सीक्वेंस इज रिपीटेड एलॉन्ग द लेंथ ऑफ एक्सॉन। अब ये सीक्वेंस लगातार पूरे एक्सॉन मेम्ब्रेन तक चलता रहता है और आगे बढ़ता रहता है, ये जो सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, एंड कॉन्सिक्वेंटली द इम्पल्स इज कंडक्टेड द राइज एंड स्टिमुलस जो होता है इंड्यूस परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम आयन
इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। यहाँ पे देखो जो सोडियम आयन अंदर आया था ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। एंड इट इज़ क्विकली फॉलोड बाई ए राइज इन परमिएबिलिटी ऑफ पोटेशियम। और ये फिर से क्या करता है, यहाँ पे परमिएबल हो जाता है पोटेशियम के लिए, जो पोटेशियम फिर क्या होने लगता है, बाहर जाने लगता है। विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड पोटेशियम डिफ्यूजेज आउटसाइड द मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड रीस्टोर रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन एट ए साइट ऑफ एक्साइटेशन। जहाँ पे एक्साइटेशन हुआ था वहाँ पे क्या होता है, फिर पोटेशियम बाहर जाने लगता है, जिसकी वजह से पोटेशियम बाहर जाने लगेगा तो अंदर का पॉजिटिव चार्ज कम होने लगेगा, तो फिर अंदर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। एंड फाइबर बिकम वंस मोर रिस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलस। और फिर से स्टिमुलस के लिए वहाँ पे तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है किस चीज़ के बारे में, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स के बारे में देखेंगे हम लोग। ए नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शन। यहाँ पे जंक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि एक न्यूरॉन के बाद से दूसरा न्यूरॉन आएगा, उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होगा, ठीक है, कॉल्ड साइनेप्स। उस जंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, साइनेप्स कहते हैं। अब साइनेप्स के बारे में बताया क्या, ए साइनेप्स इज फॉर्म बाय मेम्ब्रेन ऑफ ए प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, जो पहले वाला साइनेप्टिक न्यूरॉन था, एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, जो दूसरा वाला न्यूरॉन है, एंड विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय गैप। अब यहाँ पे मे और मे नॉट मतलब क्या होता है, या तो उन दोनों के बीच में गैप होगा या फिर वो डायरेक्ट चिपके हुए होंगे। और इसको, इस जो गैप होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ठीक। देयर आर टू टाइप ऑफ साइनेप्स, दो टाइप के साइनेप्स होते हैं। कौन कौन से, एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होगा और एक केमिकल साइनेप्स होगा। अब यहाँ पे देखना है क्या, जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है उसमें गैप नहीं पाया जाता है, जबकि जो केमिकल साइनेप्स होता है उसमें गैप होता है और वहाँ पे केमिकल्स पाए जाते हैं, जिसके थ्रू, केमिकल के थ्रू क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का। यहाँ पे आगे बताया गया है, एट इलेक्ट्रिकल साइनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। इतने क्लोज होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन ऑफ दिस साइनेप्स। मतलब इतने क्लोज हैं कि डायरेक्ट वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो केमिकल करंट था वो फ्लो हो जाता है। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, अब यहाँ पे क्या चीज़ दिया है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन थ्रू ए सिंगल एक्सॉन। अब यहाँ पे बता दिया है कि अगर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है तो वहाँ पे ये सिंगल एक्सॉन के थ्रू ही माना जाएगा, कि मान लो एक सिंगल एक्सॉन में जैसे करंट फ्लो होता है वैसे ही वहाँ पे भी फ्लो होगा। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस केमिकल साइनेप्स। अब फास्टर क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई क्लेफ्ट ही नहीं है, कोई स्पेस ही नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो, वो डायरेक्ट आया और चला गया। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर रेयर इन आवर बॉडी, हम लोग के बॉडी में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होते हैं बहुत रेयर पाए जाते हैं, ठीक। एट केमिकल साइनेप्स, अब केमिकल साइनेप्स के बारे में क्या होगा, क्या बताया, यहाँ पे क्लेफ्ट पाया जाएगा और यहाँ पे केमिकल पाया जाएगा, ठीक है। मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो होता है सेपरेटेड बाय फ्लूइड फील्ड स्पेस, क्या कहा जाता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसमें फ्लूइड फील्ड स्पेस होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब क्या बताया यहाँ पे, डू यू नो, लिखा है डू यू नो हाउ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट एन इम्पल्स या फिर एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। हम लोग जानते हैं, हाँ बिल्कुल जानते हैं, हम लोग पढ़ेंगे सब कुछ वही। केमिकल्स कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, उन इस साइनेप्स में जो केमिकल भरा होता है उसको न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं, जो क्या करता है, इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस एट दिस साइनेप्स, ठीक है। ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है ये क्या करता है, इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गैप होता है।
द एक्सॉन टर्मिनल कंटेन वेसिकल्स। अब वेसिकल्स में क्या होगा, फिल्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो एक्सॉन का टर्मिनल होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट जिसको हम साइनेप्टिक हम जो एक्सॉन का टर्मिनल होता है उसमें साइनेप्टिक वेसाइकल्स भरे होते हैं, और साइनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर नामक केमिकल भरा होता है। और न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या क्या होता है कि जो स्पेस है उसके थ्रू क्या करना है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक वो केमिकल ही क्या करता है, इम्पल्स को लेकर जाता है। ठीक है। व्हेन एन इम्पल्स या फिर एक्शन पोटेंशियल अराइव एट एक्सॉन टर्मिनल, इट स्टिमुलेट द मूवमेंट ऑफ द साइनेप्टिक वेसाइकल्स। साइनेप्टिक वेसाइकल के मूवमेंट को स्टिमुलेट करते हैं टूवर्ड द मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब ये क्या करता है, वेसाइकल्स जो होता है जब सिग्नल आता है तो ये क्या करता है, जा करके उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे चिपक जाता है वेसिकल्स। अब उसमें भरे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब वो चिपकने के बाद वो बाहर रिलीज कर देता है। ठीक है, स्पेस में मेम्ब्रेन से हो गया, चिपक गया, एंड रिलीज देयर न्यूरोट्रांसमीटर इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक, द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर आर बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर। वो स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जा करके बाइंड होते हैं। अब वो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो रिसेप्टर होता है वो प्रेजेंट होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। दिस बाइंडिंग, ये बाइंडिंग क्या करता है, ओपन आयन चैनल अलाउिंग एंट्री ऑफ आयन विच कैन जनरेट न्यू एक्शन पोटेंशियल इन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब जैसे ये बाइंड होगा तो वहाँ का जो चैनल होगा वो खुलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर वहाँ पे सोडियम जो होता है उसके दूसरे वाले न्यूरॉन में सोडियम आयन इन्फ्लक्स होगा बहुत तेज़ी से, जिससे वहाँ भी रिवर्सल होगा चार्ज का, और वहाँ फिर स्टिमुलस आ जाएगा, फिर वो करंट फ्लो होने लगेगा न्यूरॉन। द न्यू पोटेंशियल डेवलप में बी आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। अब जो न्यू एक्शन पोटेंशियल होता है ये एक्साइटेटरी भी हो सकता है या फिर इनहिबिटरी हो सकता है, मतलब सिग्नल को भेजने वाला भी हो सकता है और सिग्नल को रोकने वाला भी हो सकता है। अब हम लोग को देखना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग देखे थे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता था। द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जो ब्रेन है इसके बारे में दिया हुआ है। एंड एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, कमांड और कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। इट कंट्रोल वॉलेंटरी मूवमेंट, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। जैसे कि कौन कौन से ऑर्गन हो गए इनवॉलेंट्री में, लंग्स, हार्ट और किडनी का काम कराने का काम करता है ये। और क्या करता है, थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर को मेंटेन करने में, हंगर मतलब भूख को मेंटेन करने में, थर्स्ट प्यास को, और सर्केडियन साइकिल, सर्केडियन 24 आवर रिदम जो होता है हम लोग का, जो भी स्लीप वेक, जो मतलब हम लोग सोते हैं उठते हैं, ये वाला जो साइकिल है वो ऑफ बॉडी। एक्टिविटी ऑफ सेवरल इंडोक्राइन ग्लैंड, जो इंडोक्राइन ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। एंड ह्यूमन बिहेवियर, और ह्यूमन के बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। इट इज़ आल्सो द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन, यहाँ पे विजन का प्रोसेसिंग होता है, हियरिंग का प्रोसेसिंग होता है, स्पीच का प्रोसेसिंग होता है, मेमोरी का प्रोसेसिंग होता है, इंटेलिजेंस का भी होता है, और इमोशन एंड थॉट्स का भी होता है। ठीक है। द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाई स्कल। जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो स्कल से प्रोटेक्टेड होता है। अभी हम लोग पिछले चैप्टर में देखे थे स्कल के बारे में। स्कल में कौन कितने बोन्स होते हैं स्कल में, तो हम लोग देखे थे 8 बोन से बना हुआ था स्कल। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाई क्रेनियल मेनिन्जेस। अब जो ब्रेन का लेयर्स होता है ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं क्रेनियल मेनिन्जेस, कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर को क्या कहते हैं, आउटर लेयर को हम लोग कहते हैं ड्यूरा मैटर,
और ये वेरी थिन मिडिल लेयर का कहा जाता है उसको एरेक्नॉइड। और जो इनर वाला होता है, इनर वाला लेयर होता है विच इन कॉन्टेक्ट विथ द ब्रेन टिश्यू, इसे कहते हैं हम लोग पाया मैटर। तीन हो गया, एक ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पाया मैटर। इसे हम लोग याद कर सकते हैं PAD से। जो आउटर वाला होगा ड्यूरा मैटर, बीच वाला एरेक्नॉइड और अंदर वाला जो सबसे इनर वाला होगा पाया मैटर। ठीक है। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेजर पार्ट। 3 मेजर पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से पार्ट में? फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में ब्रेन को डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डायग्राम में एक साथ देखा जाएगा। अब फॉर ब्रेन के बारे में दिया हुआ है। फॉर ब्रेन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? फॉर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम आएगा, यहाँ पे सेरिब्रम है, सेरिबेलम मत समझ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे सेरिब्रम है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस, ये तीनों चीज़ें आती हैं फॉर ब्रेन में। अब यहाँ पे सेरिब्रम के बारे में क्या कहा है? सेरिब्रम फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के सबसे मेजर पार्ट को सेरिब्रम बनाता है। ए डीप क्लेफ्ट डिवाइड सेरिब्रम इंटू सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडली इंटू 2 हाफ। जो सेरिब्रम को डीप क्लेफ्ट होता है वो डिवाइड करता है लॉन्गिट्यूडली इन 2 हाफ में, विच आर टर्म एज लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जिसकी वजह से लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहलाने लगता है। द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाई ए ट्रैक्ट, यहाँ पे देखना है, ए ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, जिसको कार्पस कैलोसम कहते हैं। कार्पस कैलोसम का काम क्या होता है? ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसको लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है ये ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, जिसे कहते हैं हम लोग कार्पस कैलोसम। द लेयर ऑफ सेल विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर सेरिब्रल हेमिस्फीयर कॉल्ड क्या कहलाता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, एंड इज थ्रो इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड, इसके अंदर प्रोमिनेंट ढेर सारा फोल्ड पाया जाता है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज क्या है? द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर टू एज ग्रे मैटर। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है उसे ग्रे मैटर कहते हैं, ड्यू टू इस ग्रेइश अपीयरेंस, उसके ग्रेइश अपीयरेंस की वजह से उस ग्रे मैटर कहते हैं। द न्यूरॉन सेल बॉडी आर कंसनट्रेटेड हियर, यहाँ पे सभी जो सेल बॉडी होते हैं न्यूरॉन्स के वो कंसनट्रेटेड, मतलब सारे सेल बॉडी जो होते हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए रहते हैं, इसकी वजह से ये कलर आता है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मेजर एरिया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है मेजर एरिया में कौन कौन से आएंगे? सेंसरी एरिया, मेजर एरिया, सेंसरी एरिया एंड लार्ज रीजन दैट नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। क्या है? द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मेजर एरिया, सेंसरी एरिया एंड लार्ज रीजन दैट नाइदर क्लियरली सेंसरी, जो ना तो क्लियरली सेंसरी है और ना ही वो मोटर एरिया है। ठीक है, दिस रीजन कॉल्ड एसोसिएशन एरिया, जो एसोसिएशन एरिया है ना ही वो क्लियरली, ना ही वो टोटली वो है सेंसरी है, ना ही मोटर है। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन का काम करता है, इंटरसेंसरी एसोसिएशन का काम करता है, और क्या करता है? मेमोरी का काम करता है एंड कम्युनिकेशन का काम करता है। ठीक है, फाइबर ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विथ ए माइलिन शीथ, माइलिन शीथ से कवर होता है, विच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दे गिव एन ओपेक white appearance to the layer, hence is called white matter। ठीक है, वाइट मैटर की वजह से वाइट मैटर कहा जाता है क्योंकि वाइट कलर होता है। द सेरिब्रल रैप, सेरिब्रम जो होता है रैप अराउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस, थैलेमस के चारों ओर जो होता है सेरिब्रम होता है,
विच इज़ द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, जो थैलमस होता है मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल के लिए। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो होता है हाइपोथैलमस होता है, लाई एट द बेस ऑफ थैलमस, थैलमस के बेस पे जो होता है हाइपोथैलमस पाया जाता है। हाइपोथैलमस कंटेन नंबर ऑफ सेंटर इसमें होता है, कंट्रोल करता है किस चीज़ को, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा हाइपोथैलमस, अर्ज ऑफ ईटिंग खाने को, भूख को करेगा, प्यास को करेगा हाइपोथैलमस। इट इज़ आल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होता है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं यहाँ पे, विच सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन, यहाँ से हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी निकलता है जो हाइपोथैलमस होता है यहाँ से। द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ए ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमिग्डाला हिप्पोकैम्पस फॉर्म ए कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड क्या कहते हैं, लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस मिल करके क्या बनाता है, लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम बनाता है, एलॉन्ग विथ हाइपोथैलमस, जो कि हाइपोथैलमस के साथ क्या करता है, इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर को और एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस रिएक्शन को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, इमोशनल रिएक्शन में क्या क्या आएगा, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज एंड फियर के बारे में और मोटिवेशन को। अब हम लोग देखेंगे मिड ब्रेन के बारे में। चलिए मिड ब्रेन देखते हैं। द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन, कहाँ होता है, थैलमस और हाइपोथैलमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का जो पॉन्स वाला रीजन है वहाँ, और जो फोर ब्रेन का हाइपोथैलमस या फिर थैलमस है उसके बीच में पाया जाता है क्या, मिड ब्रेन। एक कैनाल निकलता हुआ उसको कहते हैं सेरिब्रल एक्वाडक्ट, पासेस थ्रू मिड ब्रेन से पास करता है। द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट, जो डॉर्सल पोर्शन होता है मिड ब्रेन का उसमें मेनली 4 राउंडेड स्वेलिंग होता है, 4 राउंडेड स्वेलिंग होगा या फिर लोब होगा, उसको कहते हैं हम लोग कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। अब आगे हाइंड ब्रेन के बारे में दिया हुआ है, चलिए हाइंड ब्रेन देखते हैं। द हाइंड ब्रेन कंप्राइजेज पॉन्स, क्या कहता है, क्या बताया यहाँ पे, जो हाइंड ब्रेन में इसमें क्या क्या चीज़ है, पॉन्स है, सेरिबेलम है, यहाँ पे सेरिबेलम, वहाँ पे सेरिब्रम था, सेरिबेलम, मेड्यूला आल्सो कॉल्ड मेड्यूला ऑब्लांगा भी कहा जाता है। और यहाँ पे क्या बताया, पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, जो डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन को कनेक्ट करता है। यहाँ पे सेरिबेलम हैज़ वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस, जो एडिशनल स्पेस, क्योंकि वो सरफेस एरिया बनाने के लिए उसमें कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिससे उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, एडिशनल स्पेस बढ़ जाता है फॉर मेनी मोर न्यूरॉन्स के लिए। द मेड्यूला ऑफ द ब्रेन कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है मेड्यूला। द मेड्यूला कंटेन सेंटर ऑफ विच कंट्रोल रिस्पायरेशन, मेड्यूला में रिस्पायरेशन का कंट्रोल होता है, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस का कंट्रोल होता है एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन का भी कंट्रोल होता है। थ्री मेजर रीजन मेक अप ब्रेन स्टेम। थ्री मेजर रीजन मेक अप ब्रेन स्टेम में कौन कौन सा चीज़ पाया जाता है, ब्रेन स्टेम में 3 चीज़ें कौन कौन सी पाई जा रही हैं, मिड ब्रेन जो होता है ओ, पॉन्स वाला रीजन होता है ओ, एंड मेड्यूला ऑब्लांगेंटा, 3 चीज़ मिल करके क्या बनाता है, ब्रेन स्टेम बनाता है। ब्रेन स्टेम फॉर्म कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो ब्रेन का जो
स्टेम है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कनेक्शन बनाता है। आगे हम लोग, अच्छा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं पुरानी वाली एनसीईआरटी से। अच्छा चलिए, आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे हम लोग फिगर्स के बारे में देख लेते हैं, जो फिगर हैं। यहाँ पे फिगर नंबर पहला जो है न्यूरॉन का ही फिगर हम लोग को देखना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अंदर देखो, यहाँ पे ये जो सेल बॉडी है, ये इतना वाला पार्ट है सेल बॉडी, इसमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ये सेल बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर नीसिल्स ग्रेन्यूल पाए जा रहे हैं। नीसिल्स ग्रेन्यूल जो होते हैं सेल बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, और जो डेंड्राइट्स है, ये जो डेंड्राइट वाला पार्ट है इसके अंदर भी पाया जा रहा है नीसिल्स ग्रेन्यूल। यहाँ पे देखना है जो स्वान सेल है यहाँ पे है, ये जो है यहाँ पे है स्वान सेल, ठीक है। और ये एक्सॉन वाला लंबा जो पार्ट गया है, ये एक्सॉन वाला पार्ट है, ठीक है। ये माइलिन शीथ बना रहा है स्वान सेल, और जो दो स्वान सेल के बीच का जो माइलिन शीथ के बीच का गैप है जो, वो नोड ऑफ रेनवायर है। और इन एक्सॉन टर्मिनल है जिसपे साइनेप्टिक नोब है, जिसमें साइनेप्टिक पे साइकिल्स भरे रहते हैं। ये हम लोग देख लिए हैं कि जो साइट ए है यहाँ पे सिग्नल जो स्टिमुलाई आता है, तो सोडियम जो होता है इन्फ्लक्स होता है बहुत तेज़ी से, जिससे चार्ज का रिवर्सल होता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है, सिग्नल जाता है। नेक्स्ट अगला वाला कौन सा डायग्राम है, यहाँ पे देखना है। ये जो एक्सॉन वाला पार्ट आया, इसका जो टर्मिनल वाला पार्ट है, एक्सॉन टर्मिनल वाला पार्ट, इसमें क्या होता है, साइनेप्टिक वेसाइकल्स हैं। साइनेप्टिक वेसाइकल्स में क्या भरा रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइल कोलिन नाम होता है उसका। अब इसका ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन दूसरे वाले मेम्ब्रेन का है, और इन दोनों के बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये तीनों मिलकर के क्या बनाता है, साइनेप्स बनाता है। ये रिसेप्टर जो होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाकर के जुड़ता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज हो रहा है, एसिटाइल कोलिन। अगला डायग्राम क्या है, ये यहाँ पे देखो फॉरब्रेन को दिखाया है। फॉरब्रेन में कौन कौन सी चीज़ आते थे, सेरिब्रम आता था, थैलेमस आता था और हाइपोथैलेमस आता था। और मिड ब्रेन, और जो यहाँ पे देखना है, सेरिब्रम को डिवाइड करता था, डीफ क्लेफ्ट जो होता है उसको कार्पस कैलोसम जोड़ता था, ठीक है, कार्पस कैलोसम जोड़ देता था। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। और थैलेमस और हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच में क्या पाया जाता था, मिड ब्रेन, ठीक। सेरिब्रल और मिड ब्रेन के बीच से निकलता था सेरिब्रल एक्वाडक्ट, और मिड ब्रेन के डॉर्सल में पाया जाता था फोर स्वेलिंग, जिसको हम लोग कहते थे कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना कहते थे। अब यहाँ पे जो हैंड ब्रेन है, हैंड ब्रेन में कौन कौन सी चीज़ आते थे, हैंड ब्रेन में आता था पॉन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना था हम लोग को ब्रेन स्टेम के बारे में। तो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला वाला पार्ट मिल करके ब्रेन स्टेम बनाता था, जो कि जुड़ा होता था किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। सारे डायग्राम भी लगभग क्लियर हो गए, चैप्टर हो गया कंप्लीट। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।